हाँ, गुड इवनिंग अंशिका, ऋषभ, अनवी, वेलकम everyone. Sir. Very good evening and I hope all of you are fine and doing really great. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अपने लास्ट क्लास में क्या देखा था, क्विक रिकैप। ठीक है, हाँ हाँ, गुड इवनिंग अंकित, वेलकम टू द क्लास, वेरी गुड इवनिंग। और लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था ऋषभ? क्लास में रेगुलरली आ रहे हो बेटा? ऋषभ, आवाज आ रही है मेरी? सर मेरे ख्याल से मैं दूसरी क्लास में आ गया उस टाइम। अच्छा, दूसरी क्लास में आ गए हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यू कैन लीव। शायद गलत लिंक आ गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, अंशिका, अंकित, अनवी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ कि अपन क्या कर रहे थे, है ना। अपन ने देखा था आइडियल गैस, पहले तो अपन ने अलग अलग लॉ पढ़े थे, 4 अलग अलग लॉ पढ़े, फिर सभी लॉ को एक साथ कंबाइन कर दिया है ना, तो वो बन गया कंबाइंड गैस लॉ। समझ आ गया? और कंबाइंड गैस लॉ प्रेशर वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ गए? क्या ये समझ में आ रहा है? ये अपन ने देखा था। तो अपन ने ये देखा कि दो कंडीशंस अगर दी हुई हैं, अगर दो कंडीशंस दी हुई हैं, दिख रहा है सभी को, दो कंडीशंस अगर दी हुई हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, और मोल, या फिर मोल भी इसमें जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पे प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से अपन कोरिलेट कर सकते हैं अगर अपन को कंडीशंस दी हुई हैं। तो जो कंडीशंस, जो पैरामीटर्स अपन को दी हुए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, रख कर, 4 पैरामीटर्स हैं अपने पास, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर। इन पैरामीटर्स को रख के अपन जो अननोन पैरामीटर है उसको निकाल सकते हैं। ये कंबाइंड गैस इक्वेशन है। और अगर एक ही गैस आपको दे रखी है, एक ही गैस के अंदर आपको अलग अलग चीजें दे रखी है, एक ही गैस का प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मान लो टेम्परेचर दे रखा है, और उसका अमाउंट पूछ लिया, तो वो आप मोल से बताओगे। तो अगर if the given gas data is only one set of data, then you are going to use ideal gas equation, PV is equal to nRT, pressure into volume। R की यूनिट मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। R की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को? R की वैल्यू क्या होती है? R गैस कांस्टेंट है, कौन बताएगा? अनवी बताओ बेटा। Sir, 0.0821 liter atmosphere ATM upon Kelvin into mole. हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। R की जो वैल्यू बताई है आपने 0.0821, है ना, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। वेरी गुड। और अंशिका, इसकी वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में कितनी होगी? Sir, 8.314 joule जूल per केल्विन Kelvin per mole. पर मोल, है ना। और ये ऐसा यूनिट है, ये आपको जैसे जनरली तो ये काम में आती है कि अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखी है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है तब। अगर प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ एचजी में दे रखा है तो उसको 760 से डिवाइड करके एटमॉस्फेयर में बदल। अगर प्रेशर पास्कल में दे रखा है तो आएगा पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तब आप जूल इस्तेमाल करोगे। समझ आया? क्लियर? और दूसरी वैल्यू है 0.083। अगर आपको प्रेशर बार में दे रखा है, ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू काम में लोगे, लीटर बार पर केल्विन, क्योंकि बार और एटमॉस्फेयर बहुत पास पास है, इसलिए ये और ये वाली बार वाली और एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू
एक जैसी आ रही है। आयुष जस्ट अपन रिवाइज कर रहे हैं, वेलकम टू द क्लास, कि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आर की वैल्यूज, आर गैस कांस्टेंट है, और मैंने ये बताया कि अगर आप ये तो कंबाइंड गैस लॉ है, सारे लॉ को अपन ने एक साथ जोड़ दिया, 4 लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लुसाइक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, सबको एक साथ ले लिया। तो अलग अलग बजाय अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल के, अपन ने एक साथ ही चारों वेरिएबल्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, एज यू कैन सी ये कांस्टेंट की वैल्यू अब अपन को मालूम है कि आर होती है। ठीक है, अगर 2 सेट ऑफ डेटा दे रखा है आपको एक ही गैस के लिए, तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज रख दो और फिर आपको फाइनल डेटा मिल जाएगा, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर एक ही गैस का है तो यहाँ रखना है, आर की वैल्यू आप इस तरह से रख सकते हो, और कैलोरीज में होगा कितना, अंकित याद है कैलोरीज में कितना था आर? 1.987 है ना, समझ आ गया। जूल है तो कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, जिसको अपन लगभग 2 ही मान लेते हैं, लगभग 2 मान लेते हैं ना, क्योंकि 1.9872 के आसपास। अपन ने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, अपन ने इस इक्वेशन को मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, इसमें मोल को अपन ने लिखा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, आर टी। ठीक है, तो अपने पास क्या इक्वेशन बन गई, और वॉल्यूम को मैं नीचे ले आया, मोलर मास को उल्टे हाथ पे लेके आ गया, लेफ्ट हैंड पे मोलर मास इधर आ गया, और ये मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मेरे को? अंकित बताओ थोड़ा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ये देखा था अपन ने। तो प्रेशर डेंसिटी से आप मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास जो होता है डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये सब अपन ने देखा पिछली क्लास में, एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल ऑफ यू आर can solve the numericals related to this. ठीक है, is it okay with everyone? Avni, Anshika, Ankit, any doubt with respect to that? Ayush? No sir. No चलो, sir. वेरी गुड, है ना। तो अब अपन अगला गैस लॉ तो नहीं है ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और कई बार तो अपन इसको कॉमन सेंस से भी रिलेट करके सोच सकते हैं, है ना। तो अब अपन अगला लॉ पढ़ रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, क्या होता है? बताओ। Sir, What is? half pressure. हाँ, हाफ प्रेशर। देखो मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें 2 तरह की गैसेस हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि एक गैस को तो मैं ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके एटम्स को, ठीक है, दूसरी गैस को मैं ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो है कुछ रहा होगा, और दोनों गैसेस का मिला के लग रहा होगा, है ना, क्योंकि दोनों गैसेस एक साथ मौजूद हैं। तो प्रेशर जो है वो है टोटल प्रेशर। ठीक है, और ये जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि ये केवल अकेली गैस का लगने वाला है। ये वाला मान लो कि ये गैस है ए और ये वाली गैस है बी, तो ये होगा पार्शियल प्रेशर, केवल ए के कारण लगाया गया प्रेशर। मान लो कि सिर्फ इस कंटेनर में सिर्फ ए वाली गैस ही अगर होती
तो ए के कारण लगने वाला प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहलाएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट के कारण लगने वाला प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट कहलाएगा। तो पी ए है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये होता है डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड लिख लो आप लोग। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of each individual gas। ठीक है, कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वही होना चाहिए। समझ आया? इज इट क्लियर? तो अगर बहुत सारी गैसेस हैं तो अपन कहेंगे पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ये सम का साइन ये तो पता होगा आपने, स्टैटिस्टिक्स में भी खूब यूज में लिया होगा आपने, है ना? आए, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पुनीत, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ, डाल्टन्स लॉ स्टार्ट किया है, पहले रिवाइज किया था अपन ने, कल क्या किया था पिछली क्लास में? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर gases is equal to the sum of the partial pressures of ठीक है, गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गैसेस रिएक्टिंग हुई तो गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए, है ना? तब तो गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन हो गया और कुछ रिएक्शन होके रिएक्शन से क्या होता है, मोल बदल जाते हैं। हो सकता है कई बार गैसेस रिएक्ट करके कोई सॉलिड सब्सटेंस बना ले जो प्रेशर ना लगाए। तो ये बात तभी वैलिड है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तभी वैलिड होगा कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, है ना, तो गैस के मिक्सचर के ने जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना है, वो इंडिविजुअल गैस के मिक्सचर जो प्रेशर्स हैं, सिर्फ ए के कारण लगने वाला प्रेशर पीए, सिर्फ बी के कारण लगने वाला प्रेशर पीबी, इनका सम के बराबर टोटल प्रेशर आएगा। समझ आया कि नहीं? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है सबको? स्टेटमेंट उन्हीं, अंकित, अंशिका, अनवी। सर मतलब कि हम इसमें नोबल गैसेस ही ले पाएंगे? नहीं, दूसरी गैसेस भी ले लो, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए ओके सर। आपस में। हाँ, जनरली नोबल गैसेस तो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर HCl और NH3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने दो गैसेस ली है तो पता है क्या होगा, H3 और NH3 मिलकर NH4Cl बना देते हैं, और ये सॉलिड होता है, ये तो गैस होता ही नहीं है, एकदम प्रेसिपिटेट हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप नहीं लोगे, H2 प्लस Cl2 भी नहीं लोगे, है ना, N2 और O2 ले लो। तो जैसे अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो लगने वाला 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी छोटी मोटा पार्शियल प्रेशर उसका भी जुड़ेगा, जो दूसरी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। समझ आ गया? ये इससे ये डाल्टन्स लॉ लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। गैसेज शुड बी नॉन रिएक्टिव।
ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर उस गैस का, एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, टोटल का प्रेशर नहीं है, ठीक है। और इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है अगर वो उसी कंटेनर में मौजूद हो उतने ही मोल्स के साथ, सिर्फ एक ही गैस मौजूद हो तो वो उसका पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ उसी के कारण लगने वाला प्रेशर। और अगर दूसरी गैस भी मौजूद होगी तो सिर्फ दूसरी गैस के कारण लगने वाला प्रेशर, दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा पीवी। लेकिन जब दोनों प्रेजेंट होंगे एक साथ तब क्या होगा? जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों का पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर लगेगा वो पार्शियल प्रेशर का सम आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये डाल्टन्स लॉ है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत कुछ और बातें अपन डिराइव कर लेते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल मोल किसके? ए और बी के हैं, Na प्लस एन बी आर टी बाई वी। क्या ये समझ में आ रहा है? पी टोटल, ठीक है। दो कंपोनेंट मौजूद हैं, ये अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर टी बाई वी के बराबर होगा। टोटल मान लो ए और बी, दो गैसेस लिए आपने, ठीक है। ए के कारण लगने वाला प्रेशर कितना है? केवल ए के कारण लगने वाला प्रेशर कितना होगा? अवनी, अंशिका बताओ, अंशिका बताओ बेटा, केवल ए के कारण लगने वाला प्रेशर कितना होगा? सर Na into RT divided by V. हाँ, ठीक है, केवल ए के मोल आर टी बाय वी, केवल ए के कारण, वही वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना। वॉल्यूम तो वही रहने वाला है क्योंकि वो जो गैस के पार्टिकल्स है ए के वो पूरी वॉल्यूम है में है, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा कितना? कितना रहेगा जल्दी से बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इंटू आर टी बाय वी। क्या ये समझ में आ गया सबके? ये तो बेसिक है, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे, एक तो बड़ा सिंपल से समझ में आ रहा है, ये दोनों का इंडिविजुअल का प्रेशर है, दोनों को ऐड करोगे ऊपर का प्रेशर है। क्लियर? एक चीज और अपन बता सकते हैं इसके अंदर, और वह चीज ये होगी कि अगर, तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करके। समझे कि नहीं समझे बच्चों? क्लियर है? आयुष, इज इट क्लियर? सर ऐड कैसे करेंगे दोनों को? ऐड कर दो, देखो ये वाला, ये प्रेशर, ये वैल्यू है, देखो P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जैसा कि ऊपर लिखा था, जी सर। है ना। और ये एन ए इंटू आर टी बाई वी प्लस पी बी का प्रेशर, नंबर ऑफ मोल बी के आर टी बाई वी, आर टी बाई वी कॉमन। कॉमन कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। उन्हीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन्हीं और आयुष कहाँ पर हो सब बच्चे? उन्हीं, आयुष, यस सर। है ना, आर टी बाई वी। तो बात वही पड़ी, देखो ये, देखो ये दोनों के प्रेशर को जोड़ा और पूरा प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो ये तो टोटल प्रेशर आप ला सकते हो किससे? पार्शियल प्रेशर्स को जोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर आंसर इतना ही होगा? हाँ ठीक है। फिर एक और चीज, अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो टोटल प्रेशर से, ये निकालना हो, टोटल प्रेशर दिया हो, तो क्या करोगे? ये क्या चीज थी? ये पार्श टोटल प्रेशर निकालना था, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर फ्रॉम पार्शियल प्रेशर, पहला वाला। पार्शियल प्रेशर को जोड़ दोगे टोटल आ जाएगा,
अंशिका समझ में आया? यस सर। अब अपन उल्टा चल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे अगर टोटल प्रेशर दिया है तो। ये कैसे निकालोगे? ऐसे पार्शियल प्रेशर ए का कैसे निकालोगे? बताओ। सर मे बी विल हाफ इट। हाफ तो तब कर पाओगे बेटा जब सबके मोल्स बराबर है। अप्रोच ठीक है आपकी, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, जनरल बोलो आप, है ना? हाफ भी तो फ्रैक्शन ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अगली चीज, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे टोटल प्रेशर से? बड़ा सिंपल है, वापस से ऊपर जाओ, देखो इसको ध्यान से देखो कि मेरे को सिर्फ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और ये कितना है? Na प्लस एन बी आर टी बाई बी। ठीक है, इससे मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए। और अगर मेरे को सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए, है ना, तो मेरे को सिर्फ ऊपर क्या चाहिए? न्यूमरेटर में क्या चाहिए? यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए? अगर मेरे को पी ए चाहिए, मैं पी ए चाहता हूँ पी टी से, टोटल प्रेशर से, तो टोटल प्रेशर है। अब सिर्फ मैं ए का पार्शियल प्रेशर ही चाह रहा हूं, तो मेरे को न्यूमरेटर में क्या चाहिए? आर टी बाई वी के साथ क्या टोटल मोल चाहिए? सोचो, बड़ा सिंपल है। अगर मैं सिर्फ ए का प्रेशर चाह रहा हूं तो क्या मेरे को न्यूमरेटर में टोटल मोल्स की जरूरत है क्या? या सिर्फ मेरे को ए के ही मोल चाहिए अगर मैं ए का प्रेशर चाह रहा हूं? बताओ, कौन बताएगा? अंकित, पुनीत, आयुष, बताओ बच्चों। आयुष, आवाज आ रही है? अंकित, अंशिका? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? वही समझा रहा हूं मैं ना, चिंता मत करो। देखो, अगर मेरे को टोटल प्रेशर दे रखा है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, और मेरे से पूछा है कि केवल एक उस टोटल मिक्सचर ऑफ गैस है उसका टोटल का प्रेशर दिया हुआ है, और मेरे को सिर्फ एक गैस का प्रेशर चाहिए, मेरे को सिर्फ एक का प्रेशर चाहिए। ये किसका प्रेशर है? अंकित बताओ, ये किसका प्रेशर है? ये टोटल प्रेशर है, क्योंकि इसमें सबके मोल है। मेरे को सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? ए के मोल चाहिए, है ना? लेकिन ए के मोल के साथ तो टोटल मोल है, इनको हटाओ तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये समझ में आ गया आपको? यस सर। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? Na अपॉन Na प्लस एन बी क्या है ये? आयुष, ये ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है ना? ये क्या चीज है? ये क्या कहलाता है? किसी एक के मोल डिवाइडेड बाय सबके मोल, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल का फ्रैक्शन। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कट जाएगा, और क्या रह जाएगा? सिर्फ Na रह जाएगा, Na/RT/V। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो A का जो पार्शियल प्रेशर है वो होगा Na/RT/V, ये तो पता ही था अपन को, लेकिन टोटल प्रेशर से कैसे निकाला जाएगा? टोटल प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई? क्या किसी को दिक्कत है? जल्दी से बताओ मेरे को। अंशिका, यस सर। अवनी, अंकित, आयुष और उनीत। उनीत बताओ। सर क्लियर। यस सर। Clear? हाँ, तो
जैसे मेरे को टोटल प्रेशर है उसमें से कुछ हिस्सा ही चाहिए, पार्शियल का ये मतलब कुछ हिस्सा ही चाहिए, तो मैं टोटल प्रेशर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे को प्रेशर का कुछ हिस्सा ही मिलेगा, प्रेशर का लगने वाला कुछ हिस्से का। से कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल एक कंपोनेंट द्वारा लगाया गया प्रेशर ही मिलेगा, केवल एक का प्रेशर ही मिलेगा। समझ आ गया क्या? ये बात क्लियर है? तो मैंने क्या करा कि टोटल प्रेशर लिया और उसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसी वो ये फ्रैक्शन ऐसी वैसी कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है मोल की फ्रैक्शन, मतलब एक मोल का फ्रैक्शन कितना है। मान लो अगर आधे आधे होते तब तो दोनों का प्रेशर आधा आधा हो जाता, जैसा कि अंशिका ने बोला, है ना। लेकिन एक्चुअली हमेशा जरूरी नहीं है कि आधे आधे हो, है ना। तो उसी अनुसार अपन मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो ये समझ में आया? मैं इसको शब्दों में लिख देता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है, 12th में भी बहुत काम आएगी। पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन, किसी का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होगा। समझ गए बच्चों? आई होप सभी के समझ में आया है ना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझ में और डिटेल में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस एवरीबॉडी? आयुष, पुनीत, बताओ जल्दी से, अब तुम्हारी बारी है। क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? कोई डाउट? आयुष एंड उनीब, बताओ भाई, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर आपको। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है 0.4, एक मिक्सचर है गैसेस का। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन है 0.6, नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन है 0.2। क्या ये समझ में आ रहा है सभी के? अंकित, ये तो मोल की जानकारी है बस, इसमें कुछ भी नहीं है। 3 गैसेस हैं, Yes. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। इनके मोल दे रखे हैं अपन को। एक के 0.4 मोल है, एक के 0.6 मोल है, एक के 0.2 मोल है। समझ आया कि नहीं आया? अगर टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, N2 एंड आर्गन। समझ गए सभी बच्चे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। सर टेम्परेचर क्या लेंगे? टेम्परेचर तो जो जिस पे ये जिस पे ये है उसी पे पार्शियल प्रेशर की बात होती है। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डब्बे में गैसेस ये बंद हैं, इनके इतने इतने मोल हैं, है ना। जो भी टेम्परेचर रहा होगा, अगर टोटल प्रेशर इस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर है तो सिर्फ इसका प्रेशर कितना होगा, सिर्फ इतना, इसका प्रेशर कितना होगा, सिर्फ इसका प्रेशर कितना होगा, ये बताना है अपन। सर बताओ। जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि पार्शियल प्रेशर जैसे निकलता है x से इनटू द हाँ, टोटल प्रेशर, तो अगर मैं ऑक्सीजन का निकाल रही हूँ तो x से 0.4 होगा। ऑक्सीजन का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहोगे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का
ये काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जैसा दिखता है, ग्रीक लेटर होता है। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को जब ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से आयुष, अगर आपको केवल नाइट्रोजन का लगने वाला प्रेशर चाहिए तो आप क्या करोगे? आप नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन लोगे, ठीक है, केवल नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर को केवल नाइट्रोजन के मोल के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप केवल आर्गन का लगने वाला प्रेशर ही जानना चाहते हैं, आप पूरे प्रेशर से मतलब नहीं रखते, तो ऐसी परिस्थिति में आप मोल फ्रैक्शन सिर्फ आर्गन का लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल प्रेशर से, तो ये प्रेशर बन जाएगा सिर्फ आर्गन का पार्शियल प्रेशर। बड़ा आसान है। तो सबसे पहला तो अपना हर्डल अपने सामने ये है कि मोल फ्रैक्शन तो निकालो इनके। समझ में आ गया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल प्रेशर। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? अंकित बताओ, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले हैं पर? हाँ, केवल ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। अंशिका बताओ। आयुष, हाँ अंशिका बताओ। अवनी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हम 0.4 डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे। हाँ, अगर आप ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन चाहते हैं तो ऑक्सीजन के मोल मतलब मोल का फ्रैक्शन है ना, मोल का फ्रैक्शन में क्या करते हो आप, जिसका मोल उसके मोल डिवाइडेड बाय सबके मोल, तो उसके हिस्से कितने मोल आ रहे हैं ये पता पड़ जाएगा, उसके हिस्से के फ्रैक्शन के कितने मोल हैं। तो 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.2 है ना, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों? 0.4 बाय 1.2 है ना, तो कितना हुआ? 4 इंटू 3, 4 3 12, 1/3 आया। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? पुनीत बताओ, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन बताओ। XN2 है ना, कितना हुआ नाइट्रोजन के मोल? 0.6। पुनीत समझ में आ रहा है? आयुष, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर फर्स्ट पार्ट का 91 आ रहा है क्या आंसर? देखते हैं बिल्कुल आंसर पे जाने ही वाले हैं। यहाँ पे N2 का मोल फ्रैक्शन कितना आया? हाफ। ठीक है, और आर्गन का मोल फ्रैक्शन कितना आया बेटा? आर्गन का 0.2 बाय 1.2 कितना आया? 1/6। सर 1/6। हाँ, मोल फ्रैक्शन से, जैसे अगर ये पिज्जा है ना, ये पिज्जा आप लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, समझ आ रहा है? मान लो इतना अंकित ने ले लिया, इतना अवनी ने ले लिया, इतना अंक अंशिका ने ले लिया, इतना आयुष ने ले लिया, इतना उनीब ने ले लिया, है ना, समझ आ रहा है? तो अपन ये कुछ फ्रैक्शन है मान लो, तो सारे फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस को जब आप जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए। कि क्रॉस चेक करने का तरीका है कि अपने मोल फ्रैक्शन सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। 1/2 प्लस 1/3 कितना आएगा? 5/6। 5/6 प्लस 1/6 6/6 1 आएगा। समझ आ गया?
हाँ तो अब तो बड़ा आसान हो चुका है, ये टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ तो 111 वैल्यू डाल दो। ठीक है, अपनी क्या आंसर आ रहा था आपका? सर मेरे फर्स्ट का O2 का 91 आ रहा था। 91 नहीं आएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रखो आप। कितना है मोल फ्रैक्शन O2 का? O2 का मोल फ्रैक्शन कितना है देखो, कितना है O2 का मोल फ्रैक्शन? सर 1/3। हाँ 1/3। और प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है? ये रहा टोटल प्रेशर, दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा टोटल प्रेशर? ये कितना है टोटल प्रेशर? सर 1। 1 एटमॉस्फेयर है ना, तो यहाँ पे 1 रख दो। कहने का ये मतलब हुआ, वैसे लॉजिक से ही सोच लें अपन, है ना, इसको डाल्टन्स लॉ कह तो रहे हैं, लेकिन देखो टोटल प्रेशर तो ऑक्सीजन का नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत सारी और गैसेस भी है। ऑक्सीजन का लगने वाला प्रेशर टोटल प्रेशर को फ्रैक्शन का, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया। 1/3 है ना, तो टोटल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हुआ? 1/3 एटमॉस्फेयर, है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर कितना हुआ? नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर हुआ 1/2 एटमॉस्फेयर या 0.5 एटमॉस्फेयर। इसी तरह से आर्गन का लगने वाला टोटल प्रेशर कितना हुआ? 1/6 एटमॉस्फेयर। जब आप टोटल प्रेशर को जोड़ोगे सभी को, तो टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, जो आ रहा है इस केस के अकॉर्डिंग, या टोटल के बराबर यहाँ पे, क्योंकि टोटल मैंने 1 दे दिया था इसलिए 1 आ रहा है। समझ में आ गया सबको? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तब तो जो पार्शियल प्रेशर है उनको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ एक का प्रेशर चाहिए, है ना, सिर्फ एक ही का प्रेशर चाहिए, ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सिर्फ एक कंपोनेंट का प्रेशर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, बाकी अंशिका, आयुष, सुनील, यस अंकित, सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो जैसे टोटल प्रेशर इतना है ना, मान लो ऐसे, तो इसमें से इतने इतना मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का है, तो उस मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर को, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बन जाए। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन से। इसी तरह से नाइट्रोजन का, सिर्फ नाइट्रोजन का लगने वाला प्रेशर निकालने के लिए अंकित मैंने क्या किया, टोटल प्रेशर को नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और सिर्फ अगर मेरे को आर्गन का टोटल प्रेशर चाहिए, आर्गन का प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर, टोटल नहीं बोलूंगा, पार्शियल बोलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्गन का है, तो टोटल प्रेशर को मैंने सिर्फ आर्गन के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। आगे मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि जब भी अपन लेबोरेटरी में गैस फॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा दे आर कलेक्टेड ओवर वाटर। कैसे? जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि मान लो आपने जिंक लिया, जिंक या मैग्नीशियम कुछ ऐसा एक्टिव मेटल लिया और HCl लिया, तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन बताएगा मेरे को? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो कौन सी गैस बनेगी? बताओ बच्चों। सर जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड तो कंपाउंड है, और गैस कौन सी निकलेगी जो ऊपर जाएगी? सर H2। हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस को मैं ऐसे बीकर के ऊपर ऐसे ट्यूब लगा देता हूँ,
है ना। और इस ट्यूब को मैं ऐसे करता हूँ कि इधर ले लेता हूँ, है ना। और एक क्या करता हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन कलेक्ट करने के लिए मैं एक पानी से भरा हुआ जार, पानी से भरा हुआ जार ऐसे उल्टा कर देता हूँ। समझ आ रहा है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा कंप्लीट पानी भरा हुआ है, और ये भी पानी है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी ना, तो हाइड्रोजन के बबल कैसे होंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी ना, तो पानी का लेवल कम होता जाएगा। समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं आया? पानी का लेवल कम होता जाएगा। क्यों खाली खाली बीकर नहीं ले सकते क्या? खाली लेते तो क्या होता? ये पानी भर के ही क्यों लिया मैंने, बताओ? कौन बताएगा? अवनी बताओ। आयुष, मुनीब, पानी भर के क्यों लिया अपन ने? हाँ अवनी, अंशिका। सर क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, रिएक्ट नहीं करेगा। और खाली खाली बीकर भी तो ले सकता था, मैं ऐसे रख देता खाली बीकर, फिर वो क्यों नहीं लिया? ये पानी का कंसेप्ट तो समझ में नहीं आया, पानी भर के ही क्यों लिया? अंकित, कुछ आइडिया? सर खाली लेते तो उसमें ऑक्सीजन रहता। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, खाली रहते तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो खाली नहीं होता, वो उसमें गैसेस होती। सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो क्या है कि मैंने पानी भर दिया, और जैसे अब मेरे को गारंटी हो गई कि जैसे जैसे मेरी हाइड्रोजन बनती जाएगी, पानी का लेवल नीचे आता जाएगा। और क्योंकि यहाँ और यहाँ पानी है, तो हवा इसमें अंदर जा नहीं सकती, मतलब इसमें हाइड्रोजन ही होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इस गैस का जो प्रेशर होगा ना, पी गैस, एक्चुअल में इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक और चीज हो जाएगी। कौन सी? हाइड्रोजन का प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पानी के ऊपर कलेक्ट की गई, और पानी भी वेपर फॉर्म कर लेता है, आप लोग जानते ही हो, वाटर का वेपोराइजेशन आपने इतना पढ़ा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस का ही नहीं लगेगा, वो हाइड्रोजन गैस का प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्या ये बात समझ में आ रही है अंकित? वाटर विल ऑल्सो ऐड। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना। हाँ, पानी के गैसेस जो अपन कलेक्ट करते हैं, वो गैसेस जो है पानी के ऊपर ही कलेक्ट की जाती है, ताकि और गैसेस ना आए। लेकिन ठीक है, और गैसेस तो नहीं होती, लेकिन उसमें वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर जरूर होता है। लेकिन उसकी अपन को चिंता नहीं करनी, कारण ये है कि अपन जो वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है, वाटर वेपर तो हटा सकते, कंडेंस कर दो तो अलग हो जाएगी, तो आपको प्योर गैस मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है अपन एक, ये क्या, ये बात सबके समझ में आ गई? इतना सा बात ध्यान रखनी है अपन को बस। समझ में आया कि नहीं आया? अंशिका बताओ बेटा। यस सर। फिर नेक्स्ट चीज जो है कि अपन एक बात करते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है आजकल, हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। क्यों हो रही है? सर क्योंकि बारिश हो रही है। हाँ, बारिश का मौसम है तो ह्यूमिडिटी, अपन कहते हैं बड़ा ह्यूमिड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी यही इसी पार्शियल प्रेशर से जुड़ी बात है। ये है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हवा में तो सारी गैसेस मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और अभी बरसात के दिनों में पानी का भी बहुत सारा वेपर प्रेशर होगा क्योंकि बहुत सारा ह्यूमिड है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। क्या ये बात समझ में आ गई? पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हवा में सिर्फ पानी की वेपर ही नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालूंगा? सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए मैं पार्शियल वेपर प्रेशर लूंगा, किसका? सिर्फ वाटर वेपर का, क्योंकि मैं ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूं तो मैं वाटर की बात कर रहा हूं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का भी तो वेपर प्रेशर होगा, वो ज्यादा होगा। इनटू 100, इससे परसेंटेज आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ आ गया? ये तो बस एक कोई पूछे तो बताना है आपको, ध्यान रखना कि उसी टेम्परेचर पे वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वाटर का वेपर प्रेशर into 100 is the humidity. Every common man speak this word, लेकिन क्योंकि आप अब तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आप डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपको अंकित आपको एक्चुअल में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। क्या ये बात समझ में आ गई? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर divided by vapor pressure of pure water at that particular temperature into 100। मतलब प्योर वेपर वाटर के वेपर प्रेशर का कितना परसेंटेज है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? इज इट ओके विद एवरीवन? एनी डाउट? बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट नो है सर। है ना? तो ये टर्म ध्यान रखना, इट इज वेरी यूजफुल। हालांकि बहुत ही बेसिक सी टर्म है। आई होप एवरीबडी कैन डू दिस। ठीक है, एक सवाल करते हैं और a gaseous mixture of nitrogen carbon dioxide and neon Ne with partial pressures of 160 पास्कल। नोट कर लेना सभी लोग, 240 पास्कल, 100 पास्कल, रेस्पेक्टिवली। एक गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है। इनके पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का 160 है, CO2 का 240 है, नियॉन का 100 पास्कल है। ठीक है, अब इससे आप मेरे को टोटल प्रेशर तो बड़ा आसान है, निकाल लोगे, सभी को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
ठीक है, इससे आप मेरे को मोल फ्रैक्शन बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन समझ में आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना है। आयुष समझ में आया क्या क्वेश्चन? अंकित? सर फिर से समझा दीजिए। पार्शियल सबका प्रेशर दे रखा है, तीनों का दिख रहा है? यस सर। तीनों का प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर निकाल लोगे अंकित? कैसे निकालोगे टोटल प्रेशर? सर ऐड करके। हाँ बिल्कुल सही बात बोली, ऐड कर दो इनको, तीनों को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ गया। बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर तुम्हारे पास दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, हर का, नाइट्रोजन का भी, CO2 का भी और नियोन का भी पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर तुम निकाल ही लोगे जैसा कि तुम बोल रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ मोल फ्रैक्शन बता दो मेरे को तो CO2 के। अब नहीं कैसे करोगे? सर हमें फॉर्मूला पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ बेटा, तो सर वेरी गुड। तो हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो 240 पास्कल्स है, हाँ और हम very good. टोटल प्रेशर तो ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर हम पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। वेरी गुड। हाँ सर तो आंसर 0.48 आ रहा है। आंसर आ रहा है 0.48। लेट मी चेक इट। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर आपको निकालना है, ये पार्शियल प्रेशर अपने पास है ही, बहुत बढ़िया, 240 पास्कल। यूनिट का ध्यान रखना अंकित, है ना? अंशिका, मोल फ्रैक्शन तो अपन को निकालना है, ठीक है? और टोटल प्रेशर आयुष और उन्हीं, आप क्या करोगे, ऐड कर लो। यहाँ पे 160 प्लस 240 कितना हो? 300, 400 और ये 500 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा। ये भी पास्कल है ना, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं, क्योंकि वो तो जस्ट फ्रैक्शन है। 240/500, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 हो गया, ऊपर 48 हो गया, 48/100 इज इक्वल टू 0.48। समझ में आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट? सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अंशिका? यस सर। वेरी गुड। अंकित समझ गए? यस सर। और आयुष और उन्हीं के बोलने का इंतजार रहेगा मेरे को। कुछ बोलो बच्चों। गलती होने की चिंता मत करो, बिल्कुल बताओ, चाहे गलत हो जाए आंसर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? क्लियर? तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो बिल्कुल जो भी बात है, गलत आ रहा आंसर तो गलत आ रहा, कोई बात नहीं, सही करेंगे अपन। वाई वी आर हियर इन लर्निंग, ठीक है, टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक, टू इम्प्रूव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, वो है डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ये आपने आपकी 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा। मेरे को कौन बताना चाहेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है?
अंकित बताओ। आवाज नहीं आ रही अंकित। अंशिका बताओ डिफ्यूजन क्या होता है? मैम स्कैटरिंग, एक काइंड ऑफ स्कैटरिंग। हाँ, स्प्रेडिंग ऑफ गैस। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट। हाँ, रैंडम मूवमेंट गैस पार्टिकल्स का होता है। गैस के पार्टिकल्स क्या है, छोटे छोटे एटम होते हैं जो अपन को दिख नहीं रहे, अपने चारों ओर अभी भी हैं। वो लगातार मूव करते रहते हैं, और जब वो टकराते हैं एक दूसरे से तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसी तरह से जैसे दो बॉल्स, बिलियर्ड देखा है आपने, दो बॉल्स टकराती हैं तो उनका टकरा के उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे ही गैस के पार्टिकल्स भी चारों तरफ मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन शो करेंगे, है ना। तो अगर आपने गैस को छोटी सी जगह में लिया और फिर उसको फ्री कर दिया, गैस छोटी सी जगह में है ना, इसको फ्री कर दिया, समझ आया? तो क्या होगा, ये गैस पूरी जगह में फैल जाएगी। थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में ये गैस जो है आपकी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मोशन करेंगे, है ना। कोई आपने पार्टीशन नहीं रखा तो ये स्प्रेड हो जाएंगे और थोड़े समय में ये पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। इसका कोई एग्जाम्पल दो आप। एनी एग्जाम्पल अपने घर में जो अपन करते हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती लगाते हैं, या परफ्यूम, स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। कमरे में किसी ने परफ्यूम लगाया तो पूरे रूम में स्मेल हो जाती है ना। क्लियर? या खाना बन रहा है, वो टेस्टी आपका फेवरेट फूड बन रहा है, तो क्या होता है, अपन को दूर से स्मेल आ जाती है ना। और मम्मी को परेशान करना स्टार्ट कर देते होगे आप लोग कि भूख लग रही है, जल्दी दो खाना, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड and occupy the whole volume which is available to them because of their random motion, and this property of gas is known as diffusion, ठीक है। तो spreading of spreading of particles of gas due to their constant random motion. Spreading of particles of gas, है ना। रीजन तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ड्यू टू देयर कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड कोलिजन, है ना। To fill the complete available volume, जो भी अवेलेबल है is known as diffusion. लिख लेना सब लोग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब फैसिलिटी है, लर्निंग वो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहा है टू लर्न, है ना। तो अब आप क्या करोगे कि आपको सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन नोट्स भी बनाते चलो। लास्ट मोमेंट पे जब आपको टेंशन होगी तो नोट्स विल हेल्प यू आउट, है ना।
सब चीजें लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्या डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आ गई अंशिका, अनवी? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफ्यूजन का फिनोमेना अपन सभी लोग देखते हैं, है ना। जैसे इंसेंस स्टिक का बर्निंग, दूसरा फूड का स्मेल, है ना, तीसरा आपका परफ्यूम का स्मेल का स्प्रेड होना थ्रू आउट द होल अवेलेबल वॉल्यूम। ये अगर वैक्यूम होगा तो भी हो जाएगा, अगर आप ये वैक्यूम में लेते हो तो वैक्यूम में भी स्प्रेड हो जाएगी गैसेस, क्योंकि वैक्यूम में तो मान लो कोई दूसरी गैस नहीं है, लेकिन आपने जो गैस डाली है कंटेनर में, वो गैस तो रैंडम मोशन करके पूरे कंटेनर को में भर जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा टर्म होता है इफ्यूजन। ये भी मिलता जुलता ही शब्द है और मिलता जुलता ही है। इफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी कंटेनर में अगर आप कोई बहुत छोटा होल कर देते हैं, बहुत ही छोटा होल कर देते हैं किसी कंटेनर में, और ये होल का जो साइज है मॉलिक्यूल के साइज के आसपास है ना, तो क्या होगा, कंटेनर में जो गैस है वो बाहर निकलने लगेगी। समझ आया? मान लो ये कंटेनर है, ये इस पे मैंने बहुत ही छोटा साइज कर दिया, ऑफ द एटॉमिक लेवल का है ना। वैसे प्रैक्टिकली तो अपन ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन डेफिनेशन ऐसा कहती है। और मान लो यहाँ पे इसमें गैस फिल्ड है, अगर इसमें गैस फिल्ड है तो गैस की मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और टकराएंगे और इस होल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे वैक्यूम, ठीक है। तो इसको अपन इफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन इज द एक्चुअली इट इज कमिंग आउट ऑफ गैस फ्रॉम अ कंटेनर इन वैक्यूम। ये कायदे से तो वैक्यूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अपने कार या बाइक के टायर में पंचर हो जाता है ना, तो एक्चुअली वी कैन से दैट द एयर इफ्यूजेस आउट, बट वो पूरी तरह से परफेक्ट इफ्यूजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हवा रिलीज हो रही है, वैक्यूम नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि आपका जो होल है टायर के अंदर, वो पिन हो, वो आप कुछ छोटे साइज का तो है, बट वो ऐसे एटॉमिक लेवल का नहीं है कि बिल्कुल एक एटम के लेवल का, लेकिन उसको कह सकते हैं कि एफ्यूजन हो रहा है ना। एक्चुअल में एफ्यूजन नहीं है। एफ्यूजन भी इसी तरह का होता है, बस होल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी ये जानने की इच्छा रहेगी कि डिफ्यूजन कितने समय में हो रहा है, कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज हो रही है, कौन सी गैस धीरे धीरे डिफ्यूज हो रही है, ये सब जानने की अपनी इच्छा रहेगी, अपने इंटरेस्ट रहेगा इसमें। उसका कारण क्या है, क्यों अपन इतना जानना चाहते है ना, व्हाट हाउ इट विल हेल्प अस। बताओ भाई, कौन सी गैस डिफ्यूज होगी, कौन सी गैस इफ्यूज होगी, जल्दी इफ्यूज होगी, बताओ। हंसी का क्या यूज हो सकता है? हम्म, जल्दी बताओ, क्या यूज रह सकता है इस बात का? अनवी कुछ आइडिया, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस? आयुष, अनुनीत, अंकित, डिफ्यूजन इफ्यूजन का कहाँ काम में लोगे, कहाँ इस्तेमाल करोगे? Sir, experiments. हाँ, एक्सपेरिमेंट्स में करेंगे, या अपन को क्या होता है, जैसे मान लो पॉल्यूशन है, अब कोई पॉल्यूटेड एयर है, कितने समय में ये पॉल्यूशन, कोई पॉइजनस गैस है, कितने समय में पूरे सिटी को कवर कर लेगी,
दैट इज डिफ्यूजन। मान लो हवा अगर नहीं चल रही तो कितने समय में ये पूरी पॉइजनस गैस पूरी सिटी में स्प्रेड हो जाएगी, है ना, तो दैट इज डिफ्यूजन। तो काफी सारे प्रैक्टिकल यूसेज हैं इसके, इंडस्ट्री में काम में आता है। इंडस्ट्री में देयर आर गैसेस, सम गैसेस आर वेरी हार्मफुल and it is very risky to handle them, but still we have to use those gases because कोई केमिकल रिएक्शन में जो गैस काम में आ रही है वो तो आ रही है। जहाँ जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जहाँ काम में आ रही है वहां तुम हाइड्रोजन थोड़ा ना ले लोगे, क्लोरीन की जगह क्लोरीन ही लेनी पड़ेगी। अब वो पॉइजनस गैस है, अब उसको रखना भी पड़ेगा। डिफ्यूजन बाई चांस अगर कोई कोई एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में और जिसके कारण कोई क्लोरीन फैल जाती है, तो वो कितने समय में कितनी दूर तक डिफ्यूज हो जाएगी, इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कराया जा सके और कोई लाइफ का लॉस ना हो। सर काफी सारे इसका एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। वहां पे जो गैस रिलीज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। वेरी गुड। और अनफॉर्चुनेटली दैट वाज इन द नाइट एंड द पीपल वर नॉट एबल टू रन अवे, है ना, और वो पूरी की पूरी गैस जो है दैट स्प्रेडेड एंड दैट वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। केमिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रेजेडी। समझ आया है कि नहीं आया? तो उसमें नॉलेज अपने लिए बहुत काम की है बड़े लेवल पे, है ना। वी शुड नो कि अगर गैस के कंटेनर टैंक में लीक होना स्टार्ट हो गया है ना, कितने समय में डिफ्यूजन होगा, कितना इफ्यूजन होगा, सब जानकारी अपन को होनी चाहिए। ठीक है। तो अपनी इच्छा रहेगी इसको अपन न्यूमेरिकली पता लगा लें, तो ये तो बड़ा ही आसान है। देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। रेट डिफ्यूजन का जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे आप ब्रैकेट में शब्दों में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कई चीजें फॉर्मूलों में तो ठीक है आप समझ लेते हो, बहुत अच्छी बात है, यूर पीपल आर डूइंग रियली वेल। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि अपन शब्दों में बोलते हैं ना, तो शब्दों में वो सेंटेंस ध्यान रह जाता है एंड दैट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम मोर क्विकली। तो क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? सर आप एक बार इफ्यूजन की डेफिनेशन लिख दोगे? इसकी ये लिख दूं मैं यहाँ पर? यस सर। अच्छा, इफ्यूजन की डेफिनेशन बोल रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है। इफ्यूजन तो बहुत सिंपल है, प्रोसेस इन विच a gas is released or escape from a container through a pinhole of the size of molecular level. Gas process in which a gas is released or escape from the container through a pinhole of the size of
molecular level in vacuum, वैक्यूम में जो गैस रिलीज होती है। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? वैक्यूम में जो गैस रिलीज हो रही है किसी बहुत स्मॉल होल से, जो मॉलिक्यूल के साइज का ही है करीब करीब, उसको एफ्यूजन कहते हैं। इस फिनोमेना को एफ्यूजन कहते हैं अपन। और एफ्यूजन का या डिफ्यूजन का जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। इनवर्सली डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? और अपन ने देखा था एक आइडियल गैस इक्वेशन, आज स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने रिवीजन में बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसको ऐसे कर दो, P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आरटी। तो डेंसिटी जो है मोलर मास के प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रखा, तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आप डेंसिटी की जगह अंडर रूट ऑफ मोलर मास भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? डिफ्यूजन या एफ्यूजन का रेट है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो समझ में आती है, ये तो अपन सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग देख भी चुके होंगे कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे बलून है, बलून में बहुत छोटा सा होल हो जाए तो बलून का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी तेज उसमें से हवा निकलेगी, है ना? अगर बैलून का प्रेशर कम है तो हवा धीरे धीरे निकलेगी। ये तो जानते हो कि नहीं जानते, है ना? ये तो आपने फील किया होगा। और बलून बहुत ज्यादा टाइटली इन्फ्लेटेड है ना, बिल्कुल पूरा फुल, तो एकदम से हवा निकलेगी। तो शुरुआत में एकदम से जोर से हवा निकलती है ना, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे हो जाती है ना। तो प्रेशर, क्योंकि बलून के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जितना प्रेशर होगा वो हवा को उतनी जोर से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, है ना, बलून के अंदर का प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। यहाँ मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये मैं ऐसे आप पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, अंशिका बताओ? टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या कह सकते सर हो सकता है कि जो डिफ्यूजन होगा उसका रेट बढ़ जाएगा। हैं? वेरी गुड। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी रैंडमनेस बढ़ रही है। Now the particles are moving more randomly with more kinetic energy with more speed. And if they are doing so, that means what? Such gas is going to diffuse or effuse more quickly. समझ आया? ऐसी गैस का डिफ्यूजन और इफ्यूजन बहुत जल्दी होगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना? तो ये रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। ये अपन को अभी समझ में आ जाएगा कि जो आपका प्रेशर होता है ना, वो स्पीड होती है ना, वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, आगे अपन देखेंगे। तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन का रेट इन सब चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें तो मेरे को बताओ। सभी लोग जल्दी से मेरे को बताओ, क्या कोई इसमें डाउट है? ठीक है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि डिफ्यूजन या इफ्यूजन तो ठीक है, पता तो लग गया कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसको नापोगे कैसे कि कितना डिफ्यूजन हो गया, है ना? हाउ टू मेजर द डिफ्यूजन? ठीक है। तो या तो आप वॉल्यूम से नाप सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। How to measure how much diffusion has taken place? How to measure the extent of diffusion? है ना? तो वॉल्यूम ऑफ गैस
diffused, volume of gas diffused upon time taken. आपको हो सकता है सवाल में डिफ्यूजन कितना हुआ ये बताने के लिए आपको कितना वॉल्यूम कितने लीटर डिफ्यूज हुआ डिवाइडेड बाय कितने समय में हुआ ये बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको और भी चीज दी जा सकती है। वॉल्यूम ना देके आपको मोल, क्योंकि वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल है, आपको मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज बताए जा सकते हैं। मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड और कितने समय में हुए। है ना, ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है। या अगर मान लो आप प्रेशर से चेक करना चाहते हैं तो डिफ्यूजन या फ्यूजन के कारण प्रेशर में कमी आ जाएगी। सपोज इफ यू हैव द if there is a टायर एंड टायर से गैस लगातार इफ्यूज आउट हो रही है तो टायर का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, है ना, जानते हैं अपन। तो ये प्रेशर का ड्रॉप कितना हुआ, पहले प्रेशर कितना था अब कितना रह गया, डिफरेंस ले लो, वो ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाय द टाइम, है ना। तो ड्रॉप इन प्रेशर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। या फिर अगर आप ऐसे गैस किसी ट्यूब में ले रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म ट्यूब में, तो डिफ्यूजन का मतलब गैस डिफ्यूज होकर क्या होगा, इस ट्यूब में फैलती जाएगी, क्योंकि ओपन ऐसी स्पेस नहीं है, एक ट्यूब है। ओपन स्पेस में तो आप नाप नहीं सकते, क्योंकि ओपन स्पेस में तो जैसे ओपन स्पेस है गैस इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, कहाँ कहाँ नापोगे। लेकिन एक ट्यूब है, ट्यूब एक्चुअली स्ट्रेट है और ट्यूब में एक डायरेक्शन में ही गैस मूव करेगी, है ना। तो इन अ ट्यूब ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by the gas upon time taken। क्या ये बात समझ में आ रही है, आई कि नहीं आई बात समझ में? कौन समझाएगा मेरे को वापस बताओ। अंशिका समझ में आया बेटा? अनवी समझ में आया? यस सर। हाँ, तो कितनी दूरी तक गैस ट्रेवल कर चुकी है कितने समय में, वो भी अपन को डिफ्यूजन कितना हुआ है इस बात का जानकारी देगा, या वॉल्यूम कितनी निकल चुकी है गैस की। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल में जाने से पहले अगर मैं आपसे बोलता हूँ टेम्परेचर प्रेशर मैंने सभी गैस का एक जैसा रखा है, तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन बताइए। Increasing order of the rates of diffusion of the following gases at same temperature and pressure, assuming कि सारी gases एक ही temperature pressure पर हैं। H2, O2, CO, increasing order बताना है, सबसे धीरे डिफ्यूज होने वाली और सबसे जल्दी डिफ्यूज होने वाली, सबसे फास्टेस्ट। NH3, HCl, हाँ,
बताओ N2। क्वेश्चन समझ में आया सबके? फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। कि अगर मान लो ये आपकी 6 गैसेज हैं, सबको बराबर प्रेशर पे अलग अलग 6 कंटेनर में रखा है। सभी कंटेनर में होल कर दिया मैंने, बराबर एक ही पिन से होल किया, है ना। अगर मैं एक ही पिन से होल करता हूं तो कौन सा कंटेनर सबसे जल्दी खाली हो जाएगा? कौन सा कंटेनर सबसे जल्दी खाली हो जाएगा? वो वाला कंटेनर सबसे जल्दी खाली हो जाएगा जिसमें इफ्यूजन सबसे जल्दी जल्दी होगा बाहर, जिससे गैस सबसे स्पीड से निकल रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और वो वाला कंटेनर जिसमें गैस सबसे धीरे धीरे बाहर निकलेगी, ठीक है, जिसमें गैस सबसे धीरे धीरे बाहर निकलेगी, वहां पर आपका इफ्यूजन सबसे धीरे धीरे होगा, मतलब गैस बनी रहेगी लंबे समय तक। अब टेम्परेचर भी वही है, प्रेशर भी वही है, तो फिर इफ्यूजन किस पे निर्भर करेगा? अनवी बताओ बेटा। टेम्परेचर प्रेशर तो बराबर लिया है, देखो फॉर्मूला, टेम्परेचर भी बराबर है, प्रेशर भी बराबर है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन किस पे निर्भर करेगा? मोलर मास पे। या डेंसिटी, डेंसिटी और मोलर मास तो एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसका Yes, मोलर sir. मास, हाँ, जिसका मोलर मास ज्यादा, मतलब एक तो एक थिन पर्सन है ऐसे सोचो और एक फैटी पर्सन, तो हु इज गोइंग टू मूव और रन विद मोर एजिलिटी? जो थिन पर्सन है वो जल्दी जल्दी मुड़ जाएगा, जल्दी जल्दी भाग जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, है ना। और जो फैटी पर्सन है वो उसको मुड़ने करने में, टर्न लेने में दिक्कत आएगी, है ना। तो बस वैसा ही है, जो गैस का जो पार्टिकल है, जो फैटी पार्टिकल है जिसका मोलर मास ज्यादा है, वो धीरे धीरे चलेगा, है ना। और जो लाइटर छोटा पार्टिकल है ना, कम मास वाला, वो जल्दी से भाग जाएगा इधर से, तो उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना। यही तो मतलब निकला, मोलर मास ज्यादा हुआ तो डिफ्यूजन कम हुआ। इनवर्स प्रोपोर्शनल का यही तो Sir, मतलब। हाँ बेटा। HCl, HCl. इसमें अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाँ, HCl, हाँ, Then sir, O2. O2 का और ज्यादा होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। और सर उसके बाद N2. N2, Then sir CO. CO, Sir फिर NH3. NH3, And then sir H2. H2। ठीक है, देखो अब मोलर मास लिखते हैं। N2 का कितना है? 14 टू द 28। समझ आ गया? HCl का कितना है? क्लोरीन का कितना होता है मास? Sir 35.5. हाँ, 36.5। NH3 का कितना होगा? 14 + 3 17, ये भी 28, और ये कितना होगा? 32, ये कितना है? 2। तो सबसे जल्दी जल्दी तो हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। सबसे हैवियर कौन है? HCl, तो सबसे धीरे धीरे निकलेगा, 36.5, है ना। O2 और N2 में ये 17 है ना। इसके बाद ये निकलेगा, फिर 28 और 28, ये लगभग एक जैसे ही होंगे, है ना, एक जैसे होंगे लगभग, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनमें क्योंकि मोलर मास सेम है। फिर ऑक्सीजन का मास ज्यादा है इनसे, 32 है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई सबके?
अंकित, जितना हैवी पार्टिकल होगा ना उतना धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। मोलर मास निकाल लो, मोलर मास निकाल के इसका मोलर मास जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतना ही धीरे धीरे होगा। इट इज जस्ट लाइक कि हैवी पर्सन धीरे धीरे भागेगा और जो थिन पर्सन है वो एकदम से भाग जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसी बात है, और गैस के पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है, तो याद रहेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ मास के। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है डिफ्यूजन इफ्यूजन का। कुछ इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अपन अगले टर्न पे लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर स्लाइड कर दीजिए सर, वो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्टार्टिंग से करना है। यस सर। लेकिन लिख लेना आराम से, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ सर, बाद में सर कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, कॉपी करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका रीजन ये है कि आप के पास नोटबुक रहती है तो इजीली आप नोट कर लेते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया, है ना। अपन ने पार्शियल प्रेशर को जोड़ के टोटल प्रेशर निकालना सीखा, तो टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकालना सीखा, है ना। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकालना सीखा। ठीक है, फिर अपन ने क्वेश्चन किया, फिर अपन ने पार्शियल प्रेशर वाली बात को देखा कि कोई गैस अगर वाटर पे कलेक्ट होती है तो प्रेशर लगने वाला प्रेशर गैस का प्रेशर नहीं, गैस के प्रेशर के साथ साथ वाटर वेपर का सर प्रेशर थोड़ा भी ऊपर कर लगेगा। दीजिए। हाँ, वाटर वेपर का प्रेशर भी लगेगा। सर वो भी नीचे कर। समझ आ गया। और इसी तरह से एक शब्द जो सभी लोग अपन इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी की किसी का पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर का है एटमॉस्फेयर में डिवाइडेड बाय प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इनटू 100। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। इससे अपन को मालूम पड़ जाता है कि हाँ कितना पानी कितना वेपर प्रेशर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से ऊपर जाने लगती है तो अपन को बारिश होने लग जाती है, क्योंकि कंडेंसेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर बारिश हो जाती है। फिर अपन ने क्वेश्चन किया, फिर अपन ने नए कंसेप्ट पे आए बिल्कुल, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इनकी डेफिनेशन कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है ना। फिर अपन ने रेट कंपेयर की, कैसे नापोगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये सब देखा अपन ने, है ना। गैस पे कैसे निर्भर करेगा, गैस के प्रेशर पे, गैस के मास, मोलर मास पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, और उधर डिफ्यूजन कितना हो गया उसको कैसे पता लगेगा, कितनी गैस डिफ्यूज हुई, टाइम, मोल टाइम, ड्रॉप इन प्रेशर टाइम है। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। मोलर मास जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना धीरे होगा। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आ गया। ठीक है, यस। एंड करूं क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, आई थैंक सी यू यू सर। नेक्स्ट वीक। ठीक है, कीप डूइंग लाइक दिस। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।